हाय डियर स्टूडेंट, दल सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा चलाए गए ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कई कारण पढ़ेंगे। जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा, फिर अभी हम एक वलय के कारण पढ़ रहे हैं, आगे द्विध्रुव के कारण पढ़ेंगे उसमें भी। तो अभी कुछ दिन तक एक आध 2-3 वीडियो तक चलता रहेगा। और ये पहले समझते हैं आवेशित वलय क्या है। आवेशित वलय का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज वो रिंग टाइप जैसे होता है, वो बच्चे चूड़ीला पहनते हैं या औरतें जो चूड़ी पहनती हैं, बस उसी तरीके से ये होता है। अगर उसी को हम आवेशित कर दें तो उस पूरे आवेशित करने के बाद से उसके कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होता है वो हमसे पूछा जाता है। हमने ये सीखा कि अगर एक आवेश है, जैसे अगर मान लीजिए एक आवेश Q के कारण हमने यहाँ दूरी पर पढ़ा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एक E बराबर हमने पढ़ा F/Q0। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि यह एक वलय है, इस तरीके से सपोज कर लिया जाए कि यह एक वलय है और हमने इसको एक समान रूप से प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया है। इस टोटल को प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया, यानी कि इसका जो आवेशित किया गया वो Q आवेश से आवेशित किया गया। अब क्या होता है, मान लिया जाए इसका सेंटर यहां पर, इसका जो सेंटर है वो C है और इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R है, यानी कि ये जो रिंग है उसका रेडियस R है। और इस रेडियस से इसके अनुदेश का मतलब अभी देखिए ये इधर आएगा। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए, 3 डायमेंशनल बनेगा, ब्लैक बोर्ड पे मैं प्रदर्शित नहीं कर सकता। आप ऐसे समझेंगे कि सेंटर से इससे कुछ दूरी पर सपोज कर लिया जाए कि यहां इस दूरी पर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए कह रहा है, जिसकी दूरी इसके केंद्र से x है, ये पॉइंट P है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बच्चों हम करते क्या हैं कि पहले हम ये मान सकते हैं, ये जो Q है इसको छोटा छोटा आवेश मान लें। जैसे अगर मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे हमने इतना दूर केवल लिया और इतना दूर का जो आवेश है वो सपोज कर लिया dq है। dq का मतलब ये होता है कि इसी q का एक भाग है, तो dq हम यहां मान सकते हैं। फिर इसी तरीके से मान लिया गया dq यहां होगा सभी जगह, और सभी dq मतलब अवयव है, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, जो पहले हम इसके कारण एक dq के कारण, क्योंकि हमको जो फंडामेंटल पता है वह ये पता रहता है कि हम एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं, तो हमने बस इतना दूर मान लिया और ये सपोज कर लिया कि इस आवेश से अवयव dq से जो p की दूरी है, ये जो p की दूरी है वह सपोज कर लिया जाए कि r है, और यहां जो एंगल ये वाला बनता है वो थीटा है। तो अब इस dq के कारण हम P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम यहां लिखेंगे अवयव dq के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो है डेल E, कर दीजिए, जैसे छोटा सा आवेश है तो छोटा सा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई दूरी, तो यहां से यहां तक ये दूरी कितना है तो r है, तो ये हो जाएगा r²। अब एक चीज हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर हम इसके dq के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये डेल E जो उत्पन्न हो रहा है, इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं।
घटकों में वियोजित करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए कि यह कोई एक वेक्टर है जो समतल से थीटा कोण बनाता है, तो इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है, जो सपोज कीजिए कि अगर यह r है तो इसको हम लिख देते थे r sin थीटा, और एक क्षैतिज घटक होता था, इसको लिख देते r cos थीटा। ध्यान दें स्टूडेंट, जब भी हमको ये दो घटकों में किसी चीज को वियोजित करना हो तो जिधर थीटा रहता है उधर कॉस लेते हैं, और अब दूसरे की तरफ हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट तो इसका ध्यान दें। इसी तरीके से ये चूंकि एक कोण बना रहा है, इसको अगर हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो हमको एक इसको और भी देखिए, इसको हम और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ाइए तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये और ये जो मिलेगा यही क्या है, डेल ई है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब अगर हम इसको दो घटकों में वियोजित करें तो एक जो हमको घटक मिलता है इधर वाला, देखिए थीटा इधर है तो इधर जो मिल जाएगा वह मिलेगा हमको डेल ई कॉस थीटा। अभी हमने समझाया कि जिधर थीटा है उधर कॉस लेते हैं, और इसी वेक्टर का एक जो इसका लंबवत घटक होगा वह इधर होगा, और यह हो जाएगा डेल ई साइन ऑफ थीटा। समझ में आया? फिर से समझें, हमने एक आवेशित वलय लिया जिस और इसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, ये पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने ये माना कि यह छोटा सा दूरी है जिसका आवेश क्या है, dq है। इस dq से बिंदु P की दूरी r है। अब हम जो फार्मूला जानते हैं उसके अनुसार इसके कारण जो डेल ई उत्पन्न होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ छोटा सा हम आवेश लिए इसलिए dq बाई r स्क्वायर हो गया। इसका जो डायरेक्शन होगा, ध्यान दें बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका दिशा है ये वाला होगा। अब ये एक कोण बना रहा है इसलिए इसको हम दो घटकों में बांट सकते हैं। तो इसका एक होगा क्षैतिज घटक डेल्टा ई कॉस थीटा, और एक होता है डेल्टा ई साइन थीटा। मैंने अभी बताया, समझाया कि जिधर थीटा है उधर कॉस लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में साइन लेते हैं। यहां तक हमने बात किया। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए बच्चों कि इसी तरह हम छोटे छोटे आवेशों के कारण, सभी छोटे छोटे आवेशों के कारण हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, और निकालने के बाद से सभी को जोड़ दें, तो यह पूरे आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा पॉइंट P पर। जैसे अगर एक इसी के कारण एक और समझाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा आवेश सपोज कीजिए dq यहाँ भी हमने लिया, तो जब आप यहाँ लेंगे तो भी यही चीज बनेगा। ये देखिए सपोज कीजिए कि हमने इस तरीके से ऐसे लिया, तो यहाँ फिर इसका भी जो देखिए थीटा, ये वाला थीटा बनेगा, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो अभी इधर ही होगा क्षैतिज घटक, और इसका लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हो जाएगा ऊपर डायरेक्शन में, यह जो होगा वो हो जाएगा डेल ई साइन थीटा। अच्छा ध्यान रहे बच्चों, चूंकि सभी आवेश के लिए ये देखिए लिखेंगे सभी अवयव dq के लिए r स्मॉल r और x का मान समान है, इसलिए प्रत्येक dq के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई का ऊर्ध्वाधर घटक डेल ई साइन थीटा
दूसरे dq के कारण उत्पन्न डेल्टा E के घटक, ऊर्ध्वाधर घटक या घटक डेल्टा E साइन थीटा से निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये पॉइंट समझेंगे बच्चों। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे आप ये देख रहे हो कि इसके कारण जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक डेल ई साइन थीटा वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसके कारण जो इसका क्षैतिज घटक है वो, सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक है डेल ई और साइन थीटा वो नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि dq यहां माने dq यहां माना गया, तो ये सभी दूरियां जैसे ये r ये x सब सेम रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक का ऊपर हो रहा है एक का नीचे, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि सभी का जो क्षैतिज घटक आएगा डेल ई कॉस थीटा, जैसे किसी के कारण यहां पर अगर कोई आवेश रहेगा तो भी ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो वह कट जाएगा, लेकिन सभी का जो क्षैतिज घटक हो रहा है वह एक ही दिशा में हो रहा है, इसलिए सभी का क्षैतिज घटक जुड़ जाएगा। यानी कि फिर आप लिखेंगे यहां से कि तथा सभी अवयव dq के कारण डेल्टा E का क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण या एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अर्थात यानी कि जो ई नेट हमको मिलेगा एट पॉइंट P, यानी कि P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा वह हो जाएगा, आप या तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, या तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, डेल्टा E कॉस थीटा का, क्योंकि डेल्टा E कॉस थीटा दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब चूंकि इसमें मैथ के भी लड़के हैं, बायोलॉजी वाले भी पढ़ रहे हैं, तो मैथ वाले तो समझ में आता होगा कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कई चीजों को जोड़ना रहता है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बायोलॉजी वाले ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब छोटे छोटे चीजों को मिला के सबको जोड़ना रहता है तो हम एक यूज करते थे सिग्मा, हम लोग यूज करते थे ऐसे सिग्मा, जैसे सिग्मा मान लीजिए n लिख दिया और लिख दिया n बराबर 1 से n बराबर 5 तक, तो इसका मतलब ये होता था कि इसको जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है, 1 से 5 तक ये प्राकृतिक संख्या होती थी, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, उसके बाद हम इसको जोड़ लेते थे, वही आंसर आता था। तो इसी तरह इंटीग्रेशन भी होता है। तो अगर इंटीग्रेशन आपको समझ में आए तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि आगे मैं मैथ का सहारा लेकर के पढ़ाऊंगा तो और भी आसान होगा। फिर आप अगर नहीं समझ में आता है तो समझाने का मैं कोशिश करूंगा कि ये देखिए एक सिग्मा हीट, चलिए लेते हैं, बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट है इसलिए मैंने यहाँ सिग्मा लिया, और ये हो जाएगा सिग्मा। ये क्या है कि मतलब जो डेल्टा ई कॉस थीटा सभी आवेश के कारण यहाँ उत्पन्न हो रहा है, वो सभी को हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे, नेट कर दीजिए, डेल्टा ई का मान हमने ऊपर निकाला है, जो एक के कारण हो रहा है वही सभी के कारण होगा, क्योंकि सभी चीजें सेम है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर, ये dq बाई r स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो गया। और सॉल्व कीजिए तो ये हमको मिलेगा, बच्चों ध्यान देंगे आप लोग कि ये जब सिग्मा हटाएंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r स्क्वायर, यहां तक ये कॉस थीटा, इतना चीजें कांस्टेंट रहेगा, केवल हमको क्या जोड़ना होगा, dq। भाई ये चीजें तो कांस्टेंट होती हैं, r जो यहां से दूरी है वो कांस्टेंट ही रहेगा, cos थीटा यहां से जो एंगल बन रहा है वो कांस्टेंट, बदलेगा क्या, केवल dq का मतलब ये छोटे छोटे आवेश जो है सभी को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये हो जाएगा, यहां से देखते हैं, नोट करते जाइए आप लोग, यहां से देखा जाए तो यहां हम ये देखेंगे कि यह हो जाएगा E नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और इसको आप लिख पाएंगे कि वो ये cos थीटा बाई ये आर स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा Q, क्योंकि जो सिग्मा डेल्टा क्यू है इसका वैल्यू होगा Q। ध्यान दें, ये सिग्मा Q का मतलब क्या है कि टोटल आवेश को हम जोड़ रहे हैं ना, तो टोटल आवेश dQ सभी को आप जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, जिससे आवेशित किया गया पूरे Q के, तो वही हमने यहाँ पुट किया। अब यहां से बात दो चीज का वैल्यू निकालना है, हम लोग इसको समीकरण 1 मान लें, यहां से r का वैल्यू निकालना, चूंकि यह r हमने सपोज किया है, हमको r और इस x में निकालना होता है, तो सिंपल है, सिंपल यह है कि बस हम यहां से r और cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जल्दी नोट कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक करके भी नोट किया कीजिए। हाँ, अब यहां से देखिए हम वैल्यू पहले निकालते हैं r का, कि इस r का वैल्यू क्या होगा। तो इस r के वैल्यू में हम ये देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये P पॉइंट है, इसका कोई नाम आप दे दीजिए, जैसे P है, C है, इसका नाम दे दीजिए अगर A, तो हम ये देखेंगे कि त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आएगा कर्ण, ये आएगा आधार और ये आएगा लंब, यानी कि ये हो जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। जब हम यहां से r का या r का डायरेक्ट हमको r स्क्वायर का वैल्यू ही रखना है, ये आ गया r स्क्वायर का वैल्यू। इसी प्रकार से अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं, तथा उसी त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल, cos थीटा बराबर हमें जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हमारा x है, यहां से देखिए ये वाला क्या होगा, आधार का मतलब क्या हो जाएगा x बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है r है, यहां हमने r रख लिया। या हम यहां से इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा r इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे कि x अपान r की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों हम देखेंगे कि अब यहां लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर या r एंड cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपने माना है यहां से इसी को पुट कर दीजिए, तो हमको मिलेगा E नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा। तो cos थीटा का जो वैल्यू हमने निकाला वह है x अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, फिर ये नीचे आर स्क्वायर है, जब आप आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे इस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले ही निकाला कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये जो क्यू है, ये क्यू आप यहाँ लिखिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखिए यहाँ आप लिखेंगे क्यू ये x हुआ x, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पर पावर अगर बात करें तो 1 है, और इस पर पावर 1/2 आएगा, इस पर पावर 1 आएगा, तो इस पर 1/2 और इस पर 1 जब ऐड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये आएगा ई नेट। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि किसी भी आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करना हो तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे। फाइनली ये चीज हमको मिलेगा कि ई नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर ये 3/2 होगा।
इसको इस पर कैसे 3/2 आया, तो इस पर हम जानते हैं पावर 1 है, और वही चीज है अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 पावर इस पर है और 1 इस पर है, तो 1 धन 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। फाइनली हमारा जो फार्मूला आएगा किसी आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आएगा। मतलब एक बार फिर से हम दोहराते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक वलय लिया, माना एक वलय है, उसके कारण उससे x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने जो Q है उसको छोटे छोटे अवयव में बांट लिया, तो ये dQ ऐसे पूरा आया। अब क्या होता है कि माना इस छोटे से अवयव dQ से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो हमने ये निकाला कि dQ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने क्या किया कि इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, इसको दो घटकों में विभाजित किया, तो एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्या होता है कि हमने इसी तरीके से जितने भी dQ है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला, और इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के लिए हमारा रूल है कि या तो हम इंटीग्रेशन कर दें या तो सिग्मा लगा दें, जैसे कि 10 में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके कारण हमने सभी को जोड़ दिया। फाइनली हमारा आंसर आया, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। अब हमको यहाँ से cos थीटा और r को निकालना रहता है, तो जब आप निकालेंगे तो यह त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है इसके अकॉर्डिंग ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से हमने r² का वैल्यू निकाल लिया और cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या किया, ये जो समीकरण था उसी में cos थीटा और r² का वैल्यू हमने पुट कर दिया। फाइनली जो हमारा आंसर आ गया, इसको सॉल्व किया, और फाइनली जो हमारा किसी आवेशित वलय के कारण आया वो हम यहाँ लिखेंगे। वो आया कि E net इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x बाई x² प्लस r² टू द पावर 3/2, ये आया। अब यहां से हम लोग 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर सेंटर की बात करेंगे, मीन्स यहां अगर बात करेंगे तो यहां के लिए जो x सेंटर पर, आप ऐसे लिखेंगे केंद्र पर के लिए जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। अगर हमको यही निकालना हो तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर x का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमको मिलेगा पूरा का पूरा वैल्यू ही हो जाएगा 0, यानी कि E बराबर 0, क्योंकि x जब आप यहां रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0, यानी कि वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा ये है कि यदि x इज ग्रेटर देन